अभी हम लोग किशनगंज में हैं। यहाँ पर शेरशाहवादी समुदाय के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा है। जिस तरीके से उन्हें लगातार टारगेट किया जाता है, पिछले कई सालों से बीजेपी के शीर्ष नेताओं से लेकर स्थानीय पूर्व विधायक, वो लोग भी लगातार इस समुदाय को टारगेट करते रहते हैं। उसी को लेकर एक प्रदर्शन रखा गया। इसी प्रदर्शन में हमारी मुलाकात मुश्ताक अहमद नदवी साहब से हुई, जिन्होंने शेरशाहवादी समुदाय को लेकर 3 किताबें लिखी हैं। शेरशाहवादी समुदाय के जो हीरोज़ हुए हैं उनके ऊपर किताब लिखी है। तो उनसे बात करेंगे कि इनकी जो अभी ताज़ा किताब है, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के 2 शूरवीर, जो 2 हीरोज़ इनके हिसाब से जो शेरशाहवादी समुदाय के 2 सबसे महान लोग हुए हैं, उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। आइए इन्हीं से सीधा जानकारी लेते हैं। तो मुश्ताक साहब बताइए, ये किताब किन के बारे में है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए और इसको कवरेज, इस प्रोग्राम को कवरेज दिया। ये जो मेरी किताब है, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के 2 शूरवीर, इसको लिखने के पीछे जो मेरा मेन मकसद है, सबसे अहम मकसद है, वो ये है कि ख़ुद शेरशाहवादियों को और आम लोगों को भी बताया जाए कि इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में शेरशाहवादियों का भी अहम रोल रहा है, अहम किरदार रहा है। हम लोग आमतौर पर देखते ये हैं कि जब कोई काम होता है तो हर तरह के लोगों की उसमें हिस्सेदारी रही है। इस मुल्क को आज़ाद कराना एक बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान काम था और आज़ाद कराने में समाज के हर तबके के लोगों की हिस्सेदारी रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तबके थे जिनकी आवाज़ मुखर नहीं थी, तो उनके जो हीरोज़ थे, उनकी जो हिस्सेदारी थी वो लोगों के सामने नहीं आ सकी। तो खुद शेरशाहवादी समाज के साथ भी यही हुआ। शेरशाहवादी समाज एक खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ समाज रहा है और तालीम की कमी रही है, संगठन की कमी रही है, जागरूकता की कमी रही है। तो इस समाज ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में जो हिस्सेदारी अदा की है वो लोगों के सामने नहीं आ सकी। तो अभी ये जो मेरी किताब है, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के 2 शूरवीर, मैंने मेनली 2 लोगों पर बात की है और फिर ज़िमनी तौर पर और भी इस समाज की जो हिस्सेदारी है मुल्क को आज़ाद कराने में, वो भी सामने आई है। 2 लोगों में एक मौलवी अमीरुद्दीन हैं और एक इब्राहिम मंडल हैं। मौलवी अमीरुद्दीन मालदा के रहने वाले थे और इब्राहिम मंडल राजमहल, साहिबगंज, आज के झारखंड के रहने वाले थे। मौलवी अमीरुद्दीन 1869 में गिरफ़्तार हुए थे और 1870 में उनके ख़िलाफ़ मालदा में मुकदमा चला और उसके बाद उनको काला पानी और जायदादों की ज़ब्ती की सज़ा सुनाई गई। ये उनको फिर 1872 में अंडमान निकोबार भेज दिया गया और 1882 तक वो वहीं रहे और एक बहुत सारे वहाँ कष्ट झेले, तकलीफ़ें झेली। बाद में रिहा हो के आए भी तो यहाँ भी हुकूमत की वो निगरानी में रहे और मालदा से वो आके बस गए थे साहिबगंज में और आज उनके बाल बच्चे साहिबगंज में रहते हैं। दूसरे हमारे हीरो हैं इब्राहिम मंडल। इब्राहिम मंडल राजमहल के रहने वाले थे और राजमहल मतलब साहिबगंज, झारखंड, और उनको भी 1868 में गिरफ़्तार किया गया था। 1870 में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चला और फिर उनको भी काला पानी की सज़ा और जायदादों की ज़ब्ती की सज़ा दी गई। चूँकि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनको अंडमान निकोबार तो नहीं भेजा जा सका, लेकिन पहले राजमहल जेल में रहे, फिर मुंगेर जेल में रहे, फिर कोलकाता के अलीपुर जेल में रहे और लंबे समय तक जेल में रह के रिहा हुए। और जब रिहा हुए तब भी हुकूमत की पूरी निगरानी में रहे। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों जो रिहा हो के आए तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि आंदोलन से किनारा कशी कर ली थी, चुपके चुपके आंदोलन का काम करते रहते थे। तो ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों का जिक्र बुनियादी तौर पर इस किताब में है। इन दोनों की लाइफ के बारे में जब आपने स्टडी किया तो आपको क्या पीछे कहीं ऐसा दिखता है कि शेरशाहवादी समुदाय के होने के वजह से इनको किसी तरह का भेदभाव या झेलना पड़ा, या उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कभी इनसे कुछ कहा, कहीं क्या इस तरह का ट्रेस पीछे मिलता है जो अभी हो रहा है? क्या पहले कभी इस तरह का ट्रेस मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कभी किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा और सच्चाई ये है कि ये मालदा, मुर्शिदाबाद और पुराना पूर्णिया, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज 4 ज़िले हैं, और उधर भागलपुर, साहिबगंज, पाकुड़, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में जो उस समय आंदोलन चला था, ये लोग दरअसल जुड़े हुए थे वहाबी आंदोलन से
और वहाबी आंदोलन के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था मुस्लिम समाज को जो गैर इस्लामी चीज़ें उसमें घुस गई थी उन चीज़ों से पाक करना और उनको खालिस इस्लाम से जोड़ना, और दूसरा उद्देश्य था इस मुल्क से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल कर यहाँ जो है यहाँ के लोगों की मकामी हुकूमत कायम करना। तो इन दोनों ने इस उद्देश्य के तहत काम किया और इस एरिया, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में ये लोग रहनुमाई करते थे, इन दोनों की रहनुमाई थी। यही वजह है कि 1873 के बाद 1863 के बाद जब पूरे मुल्क में वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में 5 मुकदमे चले। वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों पर 5 मुकदमे चले और 2 मुकदमे इस एरिया में चले थे, दो पटना में चले और जो है एक मुकदमा चला आपका राजमहल में और एक आपका मालदा में, इन्हीं दोनों पे चला था, इब्राहिम मंडल पर और मौलवी अमीरुद्दीन पर। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस आंदोलन में इन दोनों की भागीदारी और हिस्सेदारी क्या थी और इस इलाके के लोगों की हिस्सेदारी क्या थी। और मैं ये बताऊं कि मैं इस समय किशनगंज की धरती से जुड़ा हुआ हूं और किशनगंज के पास एक छोटा सा गांव है विलायती बाड़ी, और वहाँ गाजी विलायत अली वहाँ के रहने वाले थे, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और मेरी इस किताब में उनका भी जिक्र है। और एक रवीन शाह एक बहुत बड़े अंग्रेज़ अधिकारी रहे हैं उस ज़माने के, उनके एक याददाश्त है, तो उनकी याददाश्त में किशनगंज में भी इस आंदोलन की गतिविधियों का जिक्र है। अभी जो आपकी किताब के 2 हीरोज़ हैं, इनकी फैमिली अभी कहाँ है, ये थोड़ा बता दीजिए। इनकी फैमिली अभी साहिबगंज में, यानी झारखंड के साहिबगंज ज़िले के एक गांव है इस्लामपुर, उसमें इब्राहिम मंडल की फैमिली है, और एक गांव है नारायणपुर, उसमें मौलवी अमीरुद्दीन की फैमिली है, और दोनों मारूफ फैमिली है, लोग उनको जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुश्ताक साहब। बाकी जानकारी आप इनकी किताब ख़रीद कर उससे आप ये जानकारी ले सकते हैं। शुक्रिया।